नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और अगले 1 घंटे जिन जिन खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे उसमें सबसे अहम खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जो आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में कोविड को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर सीधे तौर पर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति पर कहीं ना कहीं चर्चा आज होती हुई वहां पर नजर आएगी। इनके अलावा और भी तमाम अन्य खबरें होंगी जिन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज़ एट 10 में। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे झंडी। सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। मुंबई में नौसेना के डाक यार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का करेंगी दौरा। जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस दौरे का आज दूसरा दिन। बीते कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद समेत कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को भी किया संबोधित। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज से 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। तो चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों के जीवन और बलिदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में भी प्रदर्शित की जाएगी। वीर बाल दिवस पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। माई भारत और माई गॉव पोर्टल पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जाएंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि वीर बाल दिवस पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करता हूँ। सर्वोच्च साहस के साथ वे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के अवसर पर जयपुर के गुरुद्वारा राजा पार्क में दर्शन किए और मत्था टेका। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि वीर बाल दिवस के अवसर पर धर्म, राष्ट्र,
व मातृभूमि की रक्षा में गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूँ। उनका त्याग, बलिदान और समर्पण युगों युगों तक प्रेरणादायी रहेगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां भारतीय नौसेना आज नौसेना डाकयार्ड मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये आयोजन 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से तीसरे को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने का प्रतीक है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। इम्फाल को इस साल 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पोत ने इस साल नवंबर में विस्तारित रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो बेड़े में शामिल किए जाने से पहले किसी भी स्वदेशी युद्धपोत के लिए पहला था, जो नौसेना के युद्ध प्रभावशीलता और अपने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों में विश्वास पर भी जोर का प्रदर्शन है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद आईएनएस इम्फाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने पिछले महीने 28 नवंबर को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया था। कमिश्निंग के बाद आईएनएस इम्फाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 163 मीटर लंबाई, 7,400 टन वजन और 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है और ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का भी जीता जागता उदाहरण है। और इसी के साथ अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां आपको बता दें कि चक्रवात मिग्जॉम के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगी। निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का दौरा करेंगी और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से पहले ही राज्य आपदा मोचन बल के तहत राज्य को 900 करोड़ रुपए का हिस्सा 2 किश्तों में जारी कर दिया था। दूसरी किश्त 12 दिसंबर को बारिश से पहले जारी की गई थी। राज्य की द्रमुक सरकार कह रही थी कि केंद्र ने केवल तमिलनाडु के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा जारी किया था और बारिश राहत उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ से कोई सहायता जारी नहीं की गई है। वहीं नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राज्य में राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कोलकाता में गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में दर्शन करेंगे और उसके बाद कालीपीठ शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे
और वहीं शाम को IT और सोशल मीडिया मीट में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री ने बीते कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ अहम बैठक की और इस दौरान उनके बीच कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद, बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने पुनर्संतुलन के महत्व और उभरते विभिन्न ध्रुवों के बारे में भी बातचीत की। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मेंटुरोव के साथ भी आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस साझेदारी स्थिर और मजबूत बनी हुई है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी है। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले व्यापारिक जहाज MV कैंप प्लूटो के कल मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि हमले वाली जगह और जहाज पर पाए गए मलबे का विश्लेषण करने पर ड्रोन हमले का संकेत मिलता है और सभी विवरणों का पता लगाने के लिए आगे फोरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की भी आवश्यकता होगी। वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर में अब 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। और वहीं मानव तस्करी के संदेह में पेरिस के पास वाटरी एयरपोर्ट पर 4 दिन से जिस भारतीय विमान को रोका गया था, आखिरकार वो आज मुंबई पहुंच गया है। इस विमान ने बीते कल मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में करीब 300 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 63 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें 34 मामले गोवा से, 9 महाराष्ट्र से, 8 कर्नाटक से, 6 केरल से और 4 तमिलनाडु और 2 मामले तेलंगाना से भी सामने आए हैं। देश में कोविड के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सभी राज्य कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें
डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमृत भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी पुश पुल तकनीक पर बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पुश पुल रैक का निरीक्षण किया और आज उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमृत भारत ट्रेन का एक वीडियो भी साझा किया है, वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता जैसी लंबी डिस्टेंस अगर जाए तो उसमें करीब 2 घंटे बचाएगी, अधिक एक्सीलरेशन के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण। मैंने अभी कैबिन में जाके देखा था, सीट की पोजीशन एक एर्गोनॉमिक सीट पोजीशन, जिससे कि ड्राइवर को कोई गाड़ी चलाने के टाइम में तकलीफ नहीं हो, मैक्सिमम कंफर्ट मिले। ड्राइवर कैबिन में एयर कंडीशनर लगाया गया है। इस गाड़ी में कवच शुरू से फिटेड है। हर एक सीट पे चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, पानी की बोतल रखने के लिए अच्छे तरह से सुविधा, और इवन जनरल कोच में भी जो ऊपर वाली सीट है उसके ऊपर कुशनिंग की गई है। टॉयलेट्स का डिज़ाइन एकदम नए तरीके से है और कम से कम पानी का उपयोग हो, जिससे पानी की बचत हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। ट्रायल रन बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही उत्साहवर्धक हुए हैं। बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट आया ट्रायल रन पे। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो अमृत भारत ट्रेन की ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसका निरीक्षण बीते कल रेल मंत्री ने किया था और जल्द ही अब ये भारत को मिलने वाली है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जल्द ही देश भर के 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए JNU कन्वेंशन सेंटर के बाहर बनने वाली दीवार को हर महीने स्कूली बच्चों के लिए भी खोला जाएगा। चक्र फाउंडेशन इसके निर्माण का प्रभारी है। दीवार को एक पुरानी फाइल के रूप में आकार दिया जाएगा। इसमें भारत माता की मूर्ति के साथ संगमरमर ग्रेनाइट पट्टिकाओं का पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उकेरे जाएंगे। साथ ही इसके केंद्र में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। दीवार अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और फरवरी 2024 तक इसका उद्घाटन होने की भी संभावना है। दीवार की ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 60 फीट होगी। उस पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, उनके जीवित रहने के वर्ष और वो किस राज्य से थे जैसी तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश के 75 में से 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर इन दिनों पहुंच गई है। इसमें दिल्ली के नजदीक गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद भी शामिल है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भेजी गई केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सहित देश में 400 से ज्यादा जिलों में फ्लोराइड और 230 जिलों में आर्सेनिक की अधिकता मिली है। एनजीटी ने यूपी सहित 27 राज्यों के मुख्य सचिव के साथ CGWA केंद्र सरकार के सचिव वन और पर्यावरण को इसकी रोकथाम और बचाव के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं सुनवाई 15 फरवरी को होगी। एनजीटी को 18 दिसंबर को सौंपी रिपोर्ट में CGWA ने माना कि पानी में फ्लोराइड व आर्सेनिक की मौजूदगी लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी न्यूज़ एट 10 में, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में
जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। बढ़ते हैं आगे, जहां जम्मू कश्मीर में पुंछ आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 02 पिस्तौल, 2 पिस्तौल और युद्ध जैसे सामान भी जब्त किए गए हैं। यह ऑपरेशन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। फिलहाल पुलिस और सेना संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बीते गुरुवार को पुंछ में आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। और न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं गुजरात की, जहां सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल पर घरेलू उड़ानों का परिचालन सोमवार से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को टर्मिनल का उद्घाटन किया था। सोमवार को दिल्ली और हैदराबाद से 2 उड़ानें नए टर्मिनल पर उतरी। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि 177 यात्रियों के साथ पहली उड़ान दिल्ली से आई और 161 यात्रियों के साथ वापस रवाना हुई। इसी तरह दूसरी फ्लाइट 180 यात्रियों के साथ हैदराबाद से आई और सूरत से लगभग इतने ही यात्रियों को लेकर रवाना हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने नए टर्मिनल से पहली घरेलू उड़ान के लिए यात्रियों का फूल देकर उनका स्वागत किया। वहीं यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। और न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पर पहुंचा। काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचा। संगम तट पर काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने आए इन लोगों का स्वागत किया गया। तमिलनाडु से आए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस पहल के जरिए 2 संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। आज हम जहां भी जाते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हमारे देश की सराहना की जाती है। वो दक्षिण भारत वो उत्तर भारत दोनों को ये कनेक्टिंग के लिए एकदम अच्छा वाला पूरा आदमी का ये पूरा जाता है, कितना अच्छा स्वागत देता है। ये संस्कृति का ये पूरा अच्छा होता है इसमें, इसलिए हमारा भारत एकदम ऊपर हो गया, एकदम ऊपर। दुनिया में किधर किधर जाएगा वो जगह में पूरा अच्छा होता है। हम भी फॉरेन में काम किया, किधर जा रहा है ना उधर पूरा हमारा भारत का नाम बोलेगा ना एकदम आदमी लोग बोलता है, एकदम सैल्यूट देता है। इसका कारण हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी था। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी मौजूद रहीं। इस प्रतिनिधि समूह ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कौशल्या नंदगिरी ने लोगों से प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने की अपील की। तमिल जो
यात्रा है और वो लोग आज प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में हम लोग ने उनका स्वागत किया। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य है कि विविधता में एकता को जोड़ना, एक बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग सब कोई मिल के उनका स्वागत किया, कार्यक्रम किया। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाना है, क्योंकि ये प्रयागराज महाकुंभ नगरी है, तीर्थों के राज प्रयागराज है। जब कोई मिलके हम लोग प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के ये मुहिम को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रयागराज जनपद के स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर तमिलनाडु से आए लोग काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है और इसी कड़ी में वाराणसी के नमो घाट पर तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनमें माई जीओवी का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वाराणसी का नमो घाट इस समय चर्चा में है। हर तरफ से लोग इधर चले आ रहे हैं। कारण है काशी तमिल संगमम का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें एक स्टॉल है माई गॉव पे क्या कर रहे हैं ये नरेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि यहाँ के इंचार्ज हैं। नरेंद्र जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं यहाँ पे बच्चों को क्यूज खुलवा रहा हूँ। जैसे परीक्षा पे चर्चा, हमारे प्लेटफॉर्म माई का प्लेटफॉर्म ना एक क्यूज के लिए रखे हैं, तो उनका एक क्यूआर कोड हम लोग माध्यम बनाए। ऐसे क्यूआर कोड होता है, गूगल लेंस से इसको स्कैन करवाते हैं। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट है माई गॉव के पोर्टल की तरफ से। और इसे पार्टिसिपेट करने के बाद अगर सबमिट सही से होता है तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन लोग से कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर जब पीपीसी का इवेंट होगा तो इन लोग को वहाँ पे बुलाया जाता है और मौका दिया जाता है पीएम से सवाल को पूछने का। ये अभी यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप किस तरह से कुछ दे रहे हैं क्या? हाँ, दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर तुरंत हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कैप है कुछ, और यहाँ पे हम हमारे पोर्टल क्या क्या करवाते हैं उसके बारे में बुकलेट भी देते हैं। यानी आप एक सर्टिफिकेट और कैप दे रहे हैं। ये दो बच्चे हैं जो यहाँ पर जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है, हम उनसे बात करेंगे। फिर आइए, क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। आनंद, ये आपको कैसे आपने इस सर्टिफिकेट और कैप को पाया है, जरा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू जस्ट स्कैन दिस QR फ्रॉम हियर एंड आफ्टर इट वी हैव टू फिल अप आवर आइडेंटिटी and then if you just fill up you will get success and you will found this certificate here. It is very helpful for all the students for your education qualification, for asking any question to our government. ये सर हमने इस QR कोड दिया हुआ है उस पर हमने साइन अप किया, अपना सारा पर्सनल डिटेल्स भरा, फिर हमने एक मतलब प्रधानमंत्री जी से अपना क्वेश्चन पूछा है उसी माध्यम से। तो उसी जब हमने सबमिट किया तो हमें सर्टिफिकेट और ये कैप मिली है। ये खूबसूरत अंदाज है, तकनीक का प्रयोग है और ये जो युवा आप कह सकते हैं जो किशोर छात्र यहाँ पर आ रहे हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। एक सर्टिफिकेट और एक कैप, जो बड़ी खूबसूरत कैप है, माई जीओवी मेरी सरकार, यानी अपनत्व का भाव काशी तमिल संगमम पर हर तरफ मिल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात करी काशी की और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या की, जहां राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश बेहद उत्साहित है और इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु उमड़ने भी शुरू हो चुके हैं। इन दिनों पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। और वहीं अयोध्या में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में जैसे जैसे भगवान श्री राम के मंदिर की भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता से युक्त प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, भारत सहित दुनिया भर में राममय वातावरण के साथ भक्ति के रंगों से पूरा देश सरोबार है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी जी महाराज। जय सिया राम। बहुत आनंद है कि भगवान रामलला के उस दिव्य उत्सव को आप लोगों तक पहुंचा करके प्रचारित कर रहे हैं। पूरा देश ही नहीं, दुनिया भक्ति के रंगों से सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए ऐतिहासिक पल है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वह उनके लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का स्पंद है। राष्ट्र के भीतर जो भावनाएं जगती है वे उनके व्यक्तित्व में झलकती है। इसलिए उन्होंने जो कहा वह राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। वास्तव में वो है ही। अयोध्या की गलियां राम भक्ति से मगन है। चौराहों से लेकर सरयू तट तक सभी रामलला के मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्या क्या खास कार्यक्रम होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि दिनांक 22 जनवरी के दिन मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त पर भगवान श्री रामलला अपने भव्य दिव्य उस मंदिर में विराजमान होंगे। धर्मनगरी अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद रौनक लौटी है। देश और दुनिया में उत्साह का माहौल है। विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, दीपोत्सव और रामलीला मंचन में देश और दुनिया से कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है और क्या क्या खास कार्यक्रम है? देश के बाहर से कितने लोग आएंगे ये मैं तो नहीं बतला सकता, लेकिन ये मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ से समाचार आ रहे हैं, वे सभी लोग आने के लिए लालायित है, बहुत उत्सुक हैं। जहाँ तक हम लोगों का कार्य है, हम लोग लगभग 5000 संतों को निमंत्रित करने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना गया। क्या इस दिन खास भगवान श्री राम का अभिजीत योग या कोई अन्य संयोग है? समय जो चुना जाता है वो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से चुना जाता है। संक्रांति के पश्चात और माघ मेला आरंभ होने से पूर्व हमने मुहूर्त खोजे। देश के उत्तमोत्तम ज्योतिषियों ने 22 जनवरी का मुहूर्त निश्चित किया। तो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिनका मानना है कि भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीक श्री राम मंदिर के बनने से एक और जहां भारत की सनातन परंपराओं को बढ़ावा देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के जरिए पूरी दुनिया को रोशन करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के सरयू घाट और राम की पहाड़ी पर सफाई कर्मियों से मुलाकात की और साफ सफाई कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हम सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और हम अयोध्या नगरी को पूरी तरह से साफ और सुंदर बनाएंगे। सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में
जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी भव्य और दिव्य बना है, वह भी जनता को सौंपने का काम करेंगे। फिर अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम भी है उनका सड़क मार्ग से। अयोध्या दर्शन के बाद एक विशाल जनसभा का भी कार्यक्रम है। तो सभी कार्यक्रमों को लेकर के जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में खासा उत्साह भी इन दिनों देखने को मिल रहा है और हर कोई अपनी तरफ से भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कुछ ना कुछ भेंट करने का भी प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर के लिए एक खास घड़ी बनाई है। अनिल कुमार साहू ने राम मंदिर, अयोध्या जंक्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर को एक एक पेटेंट विश्व घड़ी समर्पित की, जो एक साथ 9 देशों का समय दिखाती है। उन्होंने वर्ल्ड क्लॉक को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया है। ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक है जिसमें आप एक क्लॉक में 9 देशों का समय देख सकते हैं। घड़ी एक है, सुई एक है और वही सुई मिनट और घंटा दोनों बताती है और एक साथ आप 9 देशों का समय देख सकते हैं। और अब तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है। चंपक राय जी अंदर बैठे हुए थे, उनके हाथ में मैंने ये समर्पित किया है। और चलिए न्यूज़ 10 में अब बढ़ते आगे, जहां 2004 की विनाशकारी सुनामी की 19वीं बरसी पर तमिलनाडु के कडलूर जिले के मछुआरे और स्थानीय लोग आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। सुनामी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए मछुआरों ने जीवित रहने और नुकसान की अपनी कहानियां साझा की और उन कष्टदायक अनुभवों को भी याद किया जिनसे वो उन दिनों गुजरे थे। स्थानीय लोगों ने भी पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरा दुख और सहानुभूति व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत एक क्षण के मौन के साथ हुई। पारंपरिक पोशाक पहनकर मछुआरों ने प्रार्थना की। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर इन दिनों लगातार जारी है और वहीं सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम रही, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी काफ़ी कम हो गई। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता भी काफ़ी खराब श्रेणी में बनी रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ, जिसके चलते कई फ्लाइट्स आने जाने में भी देरी हो रही है। एयरपोर्ट पर दृश्यता महज 50 मीटर होने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पतली कुहल वन क्षेत्र में आज तड़के भीषण आग लग गई। जंगल में लगी आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में काफी धुआं फैल गया। हालांकि जंगल में किसी आग के कारणों का फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और अब बात करते हैं लेह लद्दाख की, जहां आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। ये भूकंप सुबह 4:33 पर आया, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई है। हाल ही में केरल के कोझिकोड में कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडपम को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है। मंदिर प्रबंधन समिति की सदस्य डॉक्टर आबिदा का कहना है कि कुन्नामंगलम भगवती मंदिर का कर्णिकार मंडपम अद्वितीय है। इसमें 16 स्तंभ है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिनोवेशन का काम 2.5 महीने के अंदर पूरा हुआ। We got a UNESCO award 2023. This award is mainly for the conservation of the tradition and also the sustainable development. Here the
award is for our revival of the Karnigara Mandapam. और वहीं भारत का रुपया अब वैश्विक स्तर पर एक कदम आगे बढ़ चुका है। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से कच्चा तेल डॉलर या किसी अन्य विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पेमेंट कर खरीदा गया है। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि तेल सप्लाई करने वाले बाकी देशों के साथ भी इसी प्रकार डॉलर या अन्य विदेशी करेंसी की बजाय रुपये में पेमेंट करने को लेकर बातचीत हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। अपने 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है। हालांकि पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रुपये में करने की व्यवस्था शुरू की है और इस दिशा में आरबीआई ने भी अहम कदम उठाए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया। इसके अलावा रूस से आयात किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपए में किया गया। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच पूर्वी शहर हार्लिवका में रूस द्वारा स्थापित अधिकारियों ने कहा कि कीव की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमलों में 5 नागरिक मारे गए। रूसी नियंत्रण वाले एक अधिकारी ने बताया कि खेरसोन से लगभग 400 मील उत्तर पूर्व में हार्लिवका शहर में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में यूक्रेन की गोलाबारी ने एक शॉपिंग सेंटर और कई अन्य इमारतों को नष्ट कर दिया। हार्लिवका के रूसी मेयर इवान ने कहा कि हमलों में एक महिला की भी मौत हो गई थी, जबकि 6 नागरिक घायल हो गए। तुर्की ने सीरिया में स्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नियंत्रित क्षेत्रों को निशाना बनाया है। हवाई हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है और 18 अन्य घायल हो गए हैं। तुर्की ने सीरिया के साथ साथ इराक पर भी हवाई हमला किया है। इससे पहले भी तुर्की सेना ने शनिवार को इराक और सीरिया पर हवाई हमले किए थे। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वायुसेना ने शनिवार को उत्तरी इराक और सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें उनके कई ठिकाने तबाह हो गए थे। और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल की जीत तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई दूसरी भूमि है और ना ही कोई अन्य रास्ता है। साथ ही नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा गजा पट्टी में बंधक बनाए गए नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए और समय की मांग भी की, जबकि आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर आलोचना की। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारत आ रहे केमिकल टैंकर को अरब सागर में ईरान से निशाना बनाया गया था। पेंटागन ने कहा था कि भारतीय समुद्र तट से कुछ दूर लाइबेरिया का झंडा लगे एमवी कैंप प्लूटो टैंकर को निशाना बनाया गया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिका को इस तरह के आरोप लगाने की बजाय गजा में इजराइल के मामले में अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। वहीं ईरान ने अमेरिका के उस दावे का खंडन किया कि ईरान से लॉन्च किए गए ड्रोन ने हिंद महासागर में एक रासायनिक टैंकर को टक्कर मार दी। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी